नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका जो हरियाणा में टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है TGPST या PRT वाला, जिसके आगे जून में होने की संभावना है। तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले जो आपके बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जैसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाते हैं, और उसके बाद में हम अन्य जो सब्जेक्ट होंगे उससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम करेंगे। तो जिसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, आधुनिक शिक्षाविदों के अनुसार शिक्षा प्रक्रिया में तीसरे ध्रुव के रूप में किन्हें शामिल किया गया है। अब तीसरे ध्रुव के रूप में यहाँ पर शिक्षक, पाठ्यक्रम, छात्र या फिर कक्षा, किसे शामिल किया गया था। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑप्शन सी वाला हमारा रहेगा, मतलब जो पाठ्यक्रम है इसे शामिल किया गया था त्रिध्रुवीय प्रक्रिया के अंतर्गत। अब इसमें शिक्षक क्या है? शिक्षक है जो ज्ञान प्रदान करता है और सीखने की प्रक्रिया का मार्गदर्शन करता है। छात्र जो सीखने वाला है और शिक्षा प्रक्रिया का केंद्र है। और पाठ्यक्रम नियोजित और संरचित विषय वस्तु और अनुभव है, जिसके माध्यम से शिक्षक छात्र को शिक्षित करता है और छात्र सीखता है और निर्धारित करता है कि क्या पढ़ा जाएगा और किस क्रम में। जैसे कि एक विज्ञान की कक्षा है तो इसमें शिक्षक पहला ध्रुव, छात्र दूसरा ध्रुव और प्रकाश संश्लेषण पाठ्यक्रम तीसरा ध्रुव माना गया है। तो इसके बारे में विभिन्न गतिविधियों, प्रयोगों और व्याख्यानों के माध्यम से सिखाता है। तो यहाँ पर त्रिध्रुव के रूप में शामिल किया गया है पाठ्यक्रम को। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन। क्वेश्चन है करिकुलम से। अब जो ये करिकुलम जो है इसके बारे में आपने जो यहाँ पर बताना है किसकी उत्पत्ति हुई थी। अब अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश या फिर लैटिन भाषा, तो किससे हुई थी करिकुलम की उत्पत्ति? और इसकी जो उत्पत्ति जो है ये लैटिन भाषा जो है, लैटिन भाषा से हुई है। तो अगर हम यहाँ पर करिकुलम के बारे में देखें तो करिकुलम शब्द लैटिन भाषा के क्यूरे जो है यहाँ पर इससे बना है, और जिसका मतलब होता है दौड़ना या फिर दौड़ का मैदान। और पाठ्यक्रम का अर्थ यहाँ पर लिया गया है किसी खास मकसद या गंतव्य तक पहुँचने के लिए चलाया जाने वाला पाठ्यक्रम। तो शैक्षिक संदर्भ में अगर हम देखें तो पाठ्यक्रम का अर्थ हुआ किसी शैक्षिक संस्थान के मार्गदर्शन में छात्रों को दिए जाने वाला शैक्षिक अनुभव और गतिविधियों की एक औपचारिक योजना। जैसे कि विद्यालय में पाठ्यक्रम ज़्यादा संरक्षित होता है, जबकि उच्च शिक्षा में ज़्यादा लचीला माना गया है। तो इतना बस आप याद रखिएगा। इसकी जो उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के क्यूरेर जो है इससे हुई है, CURRER। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर क्वेश्चन, पाठ्यक्रम के द्वारा छात्र को किस प्रकार का ज्ञान प्रदान किया जाता है? सैद्धांतिक, व्यवहारिक, दोनों या कोई सा भी नहीं। तो पाठ्यक्रम के द्वारा किस प्रकार का ज्ञान दिया जाएगा? तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन रहेगा सी वाला, मतलब दोनों ही है। इसमें सैद्धांतिक भी है और साथ में जो व्यवहारिक है। अब सैद्धांतिक क्या है? सैद्धांतिक का मतलब है वह विषय के मूलभूत सिद्धांत, अवधारणा और नियमों की समझ प्रदान करता है। और व्यवहारिक इसका मतलब है कि यह सैद्धांतिक ज्ञान को वास्तविक जीवन की स्थितियों में लागू करने की क्षमता और कौशल विकसित करता है। जैसे गणित के पाठ्यक्रम में छात्र संख्याओं, सूत्रों और प्रमेयों के बारे में सीखते हैं और फिर वे इन ज्ञान का उपयोग समस्या को हल करने में करते हैं। तो दोनों ही यहाँ पर इसमें माने गए थे। इसके बाद है एक विद्यालय पाठ्यक्रम को सर्वोत्तम तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। एक विद्यालय पाठ्यक्रम को सर्वोत्तम तरीके से परिभाषित किया जा सकता है विद्यालय द्वारा विद्यार्थी का विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान अर्जन, विद्यालय द्वारा संगठित छात्रों का अनुभव, शिक्षण के प्रयुक्त समस्त सामग्री एवं विधियाँ, छात्रों की समस्त क्रियाओं को सक्रिय बनाने वाली सामग्री। अब यहाँ पर देखें तो कौन से वाला इसमें माना गया है? तो ऑप्शन रहेगा बी वाला, विद्यालय द्वारा संगठित छात्र का अनुभव। तो एक विद्यालय पाठ्यक्रम को सर्वोत्तम तरीके से परिभाषित कर सकता है बी वाला, विद्यालय द्वारा संगठित छात्र का अनुभव। जैसे कि उदाहरण के रूप में अगर हम लें तो एक विद्यालय का पाठ्यक्रम न केवल गणित, विज्ञान और भाषा जैसे विषय की रूपरेखा प्रस्तुत करता है, बल्कि उसमें वार्षिक खेल दिवस, वाद विवाद प्रतियोगिता और क्षेत्र भ्रमण जैसी गतिविधियां भी शामिल होती हैं, जो छात्रों के साथ समग्र अनुभव का हिस्सा है।
नेक्स्ट आ जाता है पाठ्यक्रम के संदर्भ में कौन सा कथन एक सही नहीं है। पाठ्यचर्या आदेशात्मक होती है। पाठ्यचर्या का संबंध उस मस्त पाठ्य वस्तु से है जो किसी शैक्षिक संस्था में पढ़ाई जानी है। पाठ्यचर्या विभिन्न अध्यापकों के लिए भिन्न भिन्न होती है। पाठ्यचर्या का क्षेत्र व्यापक होता है। तो पाठ्यचर्या के बारे में एक यहाँ पर सही नहीं था। अब कौन से वाला यहाँ पर इसमें सही नहीं था? ये वाला कि पाठ्यचर्या विभिन्न अध्यापकों के लिए भिन्न भिन्न होती है इस कारण से। अब ये जो पाठ्यचर्या है मतलब करिकुलम एक व्यापक और आधिकारिक दस्तावेज होता है जो एक शैक्षिक संस्थान या शिक्षा बोर्ड के द्वारा निर्धारित किया जाता है और सभी शिक्षकों के लिए एक जैसा होगा, मतलब समान होगा। अब ये तो है नहीं किसी इस एक टीचर के लिए अलग सिलेबस बनेगा, दूसरे के लिए अलग बनेगा, तो सभी के लिए समान होगा ताकि छात्रों को एक सुसंगत और समान शिक्षा प्राप्त हो सके। तो शिक्षण विधि और कक्षा में गतिविधियों का संचालन अलग अलग शिक्षकों के द्वारा अलग अलग हो सकता है, लेकिन मूल जो पाठ्यचर्या वो समान रहेगी। मतलब पढ़ाने का तरीका बेशक अलग अलग हो, सिलेबस जो है सबका एक ही रहेगा। नेक्स्ट है इनमें से पाठ्यक्रम का उद्देश्य है छात्र में सामाजिक गुणों का विकास करना, निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना, प्रजातंत्र की भावना का विकास करना, या फिर ये सभी। तो इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन डी को यहाँ पर माना गया है। तो ये सारे जो इसमें आ जाए। तो एक सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम छात्रों को विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करने, दूसरों के विचारों को सम्मान करने और सामूहिक निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, जिससे उनमें सामाजिक गुण और लोकतांत्रिक भावना विकसित होती है। अगला क्वेश्चन है क्रिया के शिक्षण के क्रियात्मक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम में किस पर जोर दिया जाएगा? सिद्धांत एवं अवधारणा, क्रिया एवं प्रयोग, विद्यालय प्रबंधन, या किसी पर भी नहीं। तो शिक्षण के क्रियात्मक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किस पर जोर दिया जाएगा? तो किस पर जोर दिया जा सकता है? इस पर क्रिया एवं प्रयोग पर। तो क्रियात्मक उद्देश्य सीखने के करके सीखने वाले पहलू पर ध्यान केंद्रित करता है और इन्हें प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम में छात्रों की सक्रिय भागीदारी, व्यवहारिक गतिविधियां, प्रयोग, परियोजना कार्य और समस्या समाधान जैसी गतिविधियों को शामिल किया जाता है। जैसे कि विज्ञान के पाठ्यक्रम में केवल सिद्धांतों को पढ़ने की बजाय छात्रों को प्रयोगशाला में प्रयोग करने, मॉडल बनाने और वैज्ञानिक अवधारणाओं को स्वयं अनुभव करने के लिए अवसर दिए जाते हैं। तो शिक्षण के क्रियात्मक उद्देश्य को पूरा करने के लिए किस पर जोर दिया जाएगा? क्रिया एवं प्रयोग पर। इसके बाद है एक आदर्श पाठ्यक्रम का लाभ। समय एवं ऊर्जा की बचत करना, ज्ञान की प्राप्ति, व्यक्तित्व के विकास, या ये सभी। तो एक आदर्श पाठ्यक्रम का लाभ क्या हो सकता है? तो कौन सा हो सकता है इसका लाभ? तो यही हो जाएगा, मतलब इसमें सारे आ जाएंगे। जैसे एक अच्छी तरह से डिजाइन किया गया और कार्यान्वित पाठ्यक्रम, इसके कई लाभ हैं, जैसे समय और ऊर्जा की बचत। तो यह शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करेगा और जिससे शिक्षक और छात्र दोनों के समय और प्रयास की बचत होगी। ज्ञान की प्राप्ति की अगर हम बात करें तो प्रभावी शिक्षण विधियों और उपयुक्त सामग्री के माध्यम से छात्रों को बेहतर और अधिक स्थायी ज्ञान प्रदान करने में मदद करता है। और व्यक्तित्व का विकास अगर हम देखें तो ये छात्रों के संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक पहलू के विकास में योगदान देता है, जिससे उनका समग्र व्यक्तित्व विकास होता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है किस पाठ्यक्रम का निर्माण बालकों की रुचि, प्रवृत्ति और क्षमता को ध्यान में रखे बिना किया जाएगा? तो बालकों की रुचि, प्रवृत्ति और क्षमता को ध्यान में रखे बिना बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, विषय, क्रिया केंद्रित, या सभी। तो कौन सा है यहाँ पर? अब यहाँ पर जो है इसमें ये वाला रहेगा। तो बालकों की रुचि, प्रवृत्ति और क्षमता को ध्यान में रखे बिना जो बनाया जाएगा तो कौन सा? विषय केंद्रित पाठ्यक्रम। जैसे कि इतिहास का पाठ्यक्रम है जो केवल महत्वपूर्ण तिथि और घटनाओं की सूची पर जोर देता है, तो बिना छात्रों की जिज्ञासा को प्रोत्साहित किए या इन्हें ऐतिहासिक संदर्भों से जोड़ने के अवसर दिए एक विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का उदाहरण है। तो ये विषय केंद्रित जो पाठ्यक्रम जो होता है सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है इसमें शिक्षक जो है वो मुख्य रूप से पाठ्यक्रम में निर्धारित विषय और सामग्री को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि छात्रों की व्यक्तिगत रुचि
सीखने की शैली और क्षमता को कम महत्व दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोर पाठ्यक्रम, इसके अंतर्गत विषय में सम्मिलित किया जाता है। कोर पाठ्यक्रम के अंतर्गत किस विषय को शामिल किया जाता है? विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन को, अंग्रेजी एवं गणित को, अंग्रेजी एवं सामाजिक अध्ययन या गणित तथा विज्ञान को। तो कोर पाठ्यक्रम जो इसमें आता है, कोर पाठ्यक्रम की अगर हम बात करें तो इसमें जो है गणित और विज्ञान इसको लिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है, और ये कोर क्या है आपने देखा होगा, जैसे अलग अलग जगह पर, जैसे चंडीगढ़ है वहाँ पर ये कोर वाली शिक्षा होती है। तो ये अलग अलग है कुछ सभी में। तो कई शिक्षा प्रणालियों में प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर गणित और विज्ञान अनिवार्य विषय होते हैं जो कोर पाठ्यक्रम का हिस्सा होते हैं। ये कोर वाली अलग होती है सब्जेक्ट। नेक्स्ट आ जाता है कोर पाठ्यक्रम के अंतर्गत एक कोर्स के द्वारा अनेक संबंधित कोर्सों को प्रतिस्थापित किया जाता है। समस्त वर्ग के छात्रों को एक समान प्रारंभिक अनुभव प्रदान किए जाते हैं। विभिन्न विषय वस्तुओं के मध्य प्रक्रियात्मक सहसंबंध स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। यह पाठ्यक्रम का निर्माण छात्रों की रुचि, योग्यता और अनुभव के रूप में किया जाएगा। तो कोर पाठ्यक्रम जो होता है उसके अंतर्गत क्या होता है? अभी इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन बी जो है इसको यहाँ पर माना गया था। समस्त वर्ग के छात्रों को एक समान प्रारंभिक अनुभव प्रदान किया जाता है। ये जो मतलब जो प्राथमिक स्तर है इस पर भाषा और गणित का कोर पाठ्यक्रम सभी छात्रों को बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक कौशल प्रदान करता है जो आगे की शिक्षा के लिए नींव का काम करता है। इसके बाद पाठ्यक्रम निर्माण में किन सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है? जीवन की उपयोगिता, क्रियाशीलता, लचीलापन या इन सभी का। तो पाठ्यक्रम निर्माण में किन सिद्धांतों का प्रयोग किया जाएगा? अब यहाँ पर देखें तो कौन सा हो सकता है, तो सभी का हो जाएगा यहाँ पर। जैसे जीवन की उपयोगिता है तो पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो छात्रों की वास्तविक जीवन की स्थिति और भविष्य की आवश्यकताओं के लिए तैयार हो। क्रियाशीलता की बात करें तो पाठ्यक्रम में छात्रों की सक्रिय भागीदारी और करके सीखने पर जोर दिया जाना चाहिए। लचीलापन की बात करें तो पाठ्यक्रम में समय और आवश्यकता के अनुसार बदलाव करने की क्षमता होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है पाठ्यक्रम को अधिक उपयोगी बनाने हेतु आवश्यक है भारतीय जो अर्थव्यवस्था इसका ज्ञान होना, संस्कृति, भौगोलिक इतिहास का ज्ञान होना। तो अधिक उपयोगी बनाने के लिए किसके ज्ञान होना यहाँ पर जरूरी माना गया है इसमें? तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर लिया गया है भारतीय संस्कृति का, तो इसका ज्ञान होना यहाँ पर जरूरी माना गया है। जैसे कि भारतीय इतिहास और संस्कृति को पाठ्यक्रम में शामिल करने से छात्रों को अपने देश की विरासत को समझने, विभिन्न कला रूपों की सराहना करने और सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने में मदद मिलती है। जैसे आप इतिहास की बुकें पढ़ते हैं तो इससे आपको अपने अतीत के बारे में पता लगता है कि पहले कैसे कैसे क्या हुआ था। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? शिक्षा के उद्देश्य को, छात्रों की आवश्यकता, रुचि और योग्यता को, दोनों को, या शिक्षण अनुसंधान को। तो पाठ्यक्रम निर्माण जो किया जाता है उसमें किस बात पर ध्यान रखना चाहिए? तो किस बात पर रखना चाहिए ध्यान? तो दोनों आ जाएंगे, शिक्षा के उद्देश्य पर और छात्रों की आवश्यकता, रुचि और योग्यता। नेक्स्ट है क्या आप समझते हैं कि बालिका और बालिकाओं दोनों के लिए समान ही पाठ्यक्रम हो? जी नहीं, दोनों के पाठ्यचर्या बिल्कुल अलग अलग होनी चाहिए। हाँ, रोजगार की वैज्ञानिक शिक्षा देने के लिए समान रूप से जरूरी है। जी नहीं, बालकों के लिए पाठ्यचर्या उनकी शारीरिक एवं भावनात्मक आवश्यकता के अनुरूप होनी चाहिए। जी हाँ, दोनों में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। तो मतलब दोनों के लिए एक जैसा पाठ्यचर्या हो। तो इसके लिए अगर हम देखें तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी जो है इसको माना गया है। तो बालक और बालिका दोनों के लिए समान ही पाठ्यचर्या होनी चाहिए, तो उनमें कुछ जो भी कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए। इसमें छात्रों के लिए तैयार की गई पाठ्यचर्या
उत्पादकता उन्मुख होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए जिसमें लचीलापन हो, सार्थक हो, या ये सभी। तो छात्रों के तैयार की गई पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए? तो इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन डी को यहाँ पर माना गया है, मतलब ये सभी आ जाएंगे इसमें। जैसे ये उत्पादकता उन्मुख छात्र है, तो उत्पादकता उन्मुख छात्रों को ऐसे कौशल और ज्ञान प्रदान करना चाहिए जो उन्हें भविष्य में उत्पादक सदस्य बनने में मदद करे। लोचशीलता की अगर हम बात करें तो समय छात्रों की आवश्यकता और सामाजिक परिवर्तन के अनुसार अनुकूलन करने में सक्षम होना चाहिए। सार्थक की अगर हम बात करें तो छात्रों के लिए प्रासंगिक और समझने योग्य होना चाहिए जो उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करे। तो इसका अर्थ से यहाँ पर डी जो इसको माना गया था, मतलब सभी इसमें आ जाएंगे। अब पाठ्यक्रम जो लोचशील होना चाहिए, मतलब लचीला कह देते हैं जिसको, फ्लेक्सिबल। यदि ऐसा नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? छात्रों में लोकप्रिय नहीं हो पाएगा, सामाजिक भावनाओं को प्रोत्साहित नहीं कर पाएगा, विषय केंद्रित हो जाएगा, या उनसे अलग अलग व्यक्तित्व वाले छात्रों का विकास नहीं हो पाएगा। तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। यदि ऐसा ना हो तो क्या हो सकता है फिर? तो क्या हो सकता है? उससे अलग अलग व्यक्तित्व वाले छात्रों का विकास नहीं हो पाएगा। यदि एक भाषा का पाठ्यक्रम केवल व्याकरण के नियमों पर केंद्रित हो और रचनात्मक लेखन या व्यवहारिक संचार कौशल को शामिल न करे, तो यह उन छात्रों के विकास को सीमित करेगा जिनकी रुचि भाषा के रचनात्मक और व्यवहारिक पहलुओं से अधिक है। नेक्स्ट है, पाठ्यचर्या में विभिन्न गतिविधियों और अनुभवों का समावेश आवश्यक रूप से होना चाहिए। आनंद प्राप्ति और भावना से स्वतंत्रता के लिए प्रत्येक बच्चे द्वारा किसी गतिविधि में निपुणता प्राप्त करने के लिए, बच्चों की सभी क्षमताएं समान रूप से विकसित करने के लिए, यह सहगामी गतिविधियां कठिन विषयों के लिए अधिगम में सहायक होती हैं। तो पाठ्यचर्या में विभिन्न गतिविधियों और अनुभवों का समावेश आवश्यक रूप से होना चाहिए। अब किस कारण से होना चाहिए? और इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन आएगा कौन सा? बी वाला हो जाएगा इसमें। प्रत्येक बच्चे द्वारा किसी गतिविधि में निपुणता करने हेतु। इसके बाद आ जाता है, आधुनिक समय में पाठ्यक्रम निर्माण में निम्नलिखित तथ्य पर सबसे अधिक बल प्रदान किया जाता है। तो आधुनिक समय में पाठ्यक्रम निर्माण में कौन से तथ्य पर सबसे ज़्यादा बल दिया जाएगा? छात्रों के सार्थक अनुभव पर, विषय वस्तु के संगठन में तार्किकता पर, विषय वस्तु विधियों में स्थिरता पर, या फिर ए और सी पर। तो कौन सा वाला जाए यहाँ पर इसमें सही है? अब सही कौन सा है? यही वाला है, बस एक छात्रों के सार्थक अनुभव को। जैसे कि विज्ञान की अवधारणा को केवल याद करने के बजाय छात्रों को प्रयोग करने, अवलोकन करने और अपने निष्कर्ष निकालने के अवसर प्रदान करना सार्थक सीखने के अनुभव को बढ़ावा देगा। इसके बाद है, पाठ्यक्रम मूल्यांकन के अंतर्गत किसका सहारा लिया जाता है? चेकलिस्ट का, कार्यशाला, प्रश्नावली, या इन सभी का? तो किसका सहारा लिया जाएगा इसमें? तो सारी हो जाएंगे इसमें, ऑप्शन डी वाला। चेकलिस्ट क्या है? विशिष्ट मानदंडों या कौशलों की उपस्थिति या अनुपस्थिति को रिकॉर्ड करने के लिए। प्रश्नावली छात्रों, शिक्षकों और अन्य हितधारकों से पाठ्यक्रम के बारे में उनकी राय और प्रतिक्रिया इकट्ठा करने के लिए। कार्यशाला पाठ्यक्रम के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने और सुझाव प्राप्त करने के लिए समूह गतिविधियाँ। इसके बाद संपूर्ण पाठ्यक्रम के सभी पक्षों के मूल्यांकन के लिए एक निश्चित समय विद्यार्थी की परीक्षा लेनी है। तो ऐसे में विद्यार्थियों से किस प्रकार के प्रश्न पूछना अधिक सही रहेगा? संपूर्ण पाठ्यक्रम के सभी पक्षों के मूल्यांकन के लिए एक निश्चित समय में विद्यार्थियों की परीक्षा लेनी है। तो ऐसे में शिक्षार्थी से किस प्रकार के क्वेश्चन जवाब पूछने ठीक रहेंगे? निबंधात्मक, व्याख्यात्मक, वस्तुनिष्ठ, या फिर आलोचनात्मक? अब कौन से वाले हो सकते हैं इसमें? यही हो जाएंगे वस्तुनिष्ठ वाले, क्योंकि एक सत्र के अंत में पूरे पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करने के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की एक परीक्षा आयोजित की जा सकती है।
जिसमें विभिन्न अध्याय और विषय से प्रश्न शामिल हों। जैसे आपका एग्जाम होगा, उसमें आपके अलग अलग विषयों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद पाठ्यक्रम गतिविधियों के संचालन में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी? छात्र की, शिक्षक की, विद्यालय की या पाठ्य सूची की? तो पाठ्यक्रम गतिविधि के संचालन में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी? अब किसकी हो सकती है यहाँ पर? तो किसकी हो सकती है? शिक्षक की। इसकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी यहाँ पर, क्योंकि एक शिक्षक जो समूह चर्चा आयोजित करके छात्रों को एक विषय पर अपने विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित करता है या एक परियोजना कार्य का मार्गदर्शन करता है ताकि छात्र व्यवहारिक कौशल विकसित कर सके। इसके बाद में आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन है किसी कारण से यदि आपका पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाया है, इसी बीच आपको एक विवाह समारोह में सम्मिलित होना है, तो आपको क्या करना चाहिए? पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए अपने किसी साथी की सहायता लेना, विवाह में सम्मिलित नहीं होना, पाठ्यक्रम पूरा होने के लिए अतिरिक्त कक्षा लेना या ये सभी काम। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पर जो इसमें हमारा सी आंसर जो ऑप्शन D1, ये सभी इसमें सही हो सकते हैं। पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए अपने किसी साथी शिक्षक की सहायता लेना, विवाह में सम्मिलित नहीं होना, पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए अतिरिक्त कक्षा लेना। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो यदि पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाया तो एक जिम्मेदार शिक्षक को इसे पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। इसमें सहकर्मी से सहायता भी ले सकते हैं। विवाह जैसे व्यक्तिगत कार्यक्रमों को छोड़ना या छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षाएं आयोजित करना, ये भी शामिल हो सकती है इसमें। और छात्रों का शैक्षिक जो हित है वही सर्वोपरि होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन C वाला भी बन सकता है। अगर पाठ्यक्रम कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप अतिरिक्त जो कक्षा है वो भी ले सकते हैं। तो दोनों ही जाए यहाँ पर सी आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम संबंधी अतिरिक्त क्रियाओं को विद्यालय में सम्मिलित करने का मुख्य कारण कौन सा हो सकता है? शिक्षकों को व्यस्त रखना, प्रशासनिक दर्शन, छात्र निवेदन या माता पिता का आग्रह है। तो पाठ्यक्रम संबंधी अतिरिक्त कक्षाओं को विद्यालय में सम्मिलित करने का मुख्य कारण, अब यहाँ पर देखें तो ऑप्शन C वाला रहेगा, अर्थात छात्र निवेदन। जैसे कि छात्रों की खेलकूद में रुचि है तो उसे पूरा करने के लिए खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित करना, कला में रुचि रखने वालों के लिए चित्रकला या संगीत क्लब शुरू करना। इसके बाद है सह पाठ्यक्रम गतिविधियां पाठ्यक्रम में किस रूप में काम करती हैं? सहयोगी, सहायक, पूरक या केंद्रक के रूप में। तो सह पाठ्यक्रम गतिविधियां पाठ्यक्रम में किस रूप में कार्य करती हैं? तो किस रूप में कार्य करेंगी? और ये करेंगी पूरक के रूप में। सह पाठ्यक्रम गतिविधियां मुख्य पाठ्यक्रम के पूरक रूप में काम करती हैं और ये कक्षा में सीखे गए ज्ञान और कौशल को सुदृढ़ भी करती हैं और उन्हें व्यवहारिक रूप से लागू करने का अवसर भी प्रदान करती है और छात्रों के सामाजिक, भावनात्मक और शारीरिक विकास में योगदान भी करती हैं। जैसे कि विज्ञान के सिद्धांत हैं तो उसको समझने के बाद छात्रों के द्वारा विज्ञान कलम में प्रयोग करना या मॉडल बनाना सह पाठ्यक्रम गतिविधि है जो कि सीखने को पूरक बनाती है। मतलब जो कुछ आपने पढ़ लिया, अगर साइंस की क्लास है तो जो कुछ पढ़ा उस पर आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद इनमें से विद्यालय की पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भाग नहीं है। विद्यालय की पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भाग नहीं है वाद विवाद प्रतियोगिता, संगीत एवं गायन स्पर्धा, कक्षा व्याख्यान या ड्रामा। तो विद्यालय की पाठ्य सहगामी क्रियाओं का एक भाग नहीं है, वो कौन से वाला है? अब ये वाला कक्षा व्याख्यान। नेक्स्ट है क्षेत्र के आधार पर सह पाठ्यक्रम गतिविधि को कितने भागों में बांटा गया है? क्षेत्र के आधार पर 2, 4, 5 या फिर 8 में। तो कितने भागों में इसको यहाँ पर बांटा गया है? अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन जाए यहाँ पर, इसमें भी जाइए हो जाएगा। मतलब 4 जो भाग है
तो इसमें इसे बांटा गया है। और अब 4 भाग यहाँ पर कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे शारीरिक गतिविधि हो गई, खेलकूद व्यायाम योग ये आ जाएंगे इसमें। सांस्कृतिक गतिविधियाँ, संगीत नृत्य नाटक कला साहित्य ये वाली आ जाएंगी इसमें। शैक्षणिक गतिविधियाँ, वाद विवाद प्रश्नोत्तरी और विज्ञान क्लब भाषा क्लब ये वाले आ जाएंगी। सामाजिक सेवा गतिविधियाँ जिसमें सामुदायिक सेवा स्वच्छता अभियान ये वाले आ जाएंगे। तो क्षेत्र के आधार पर जो यहाँ पर 4 जो भाग हैं उसमें से बांटा जा सकता है, जैसे कि खेलकूद सारी गतिविधि हो गई, संगीत सांस्कृतिक हो गई, विज्ञान क्लब शैक्षणिक गतिविधि हो गई और रक्तदान शिविर सामाजिक सेवा गतिविधि हो गई। तो इस प्रकार से 4 भागों में इसे बांटा जा सकता है। इसके बाद इनमें से इंडोर सह पाठ्यक्रम का एक भाग नहीं है। किसका? इंडोर सह पाठ्यक्रम का भाग। चित्रांकन एवं रंगाई, संगीत एवं नृत्य, सामूहिक परेड एवं योग, कला एवं शिल्प। इंडोर सह पाठ्यक्रम का एक भाग नहीं है। अब वो कौन से वाला है? तो ये जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है ये वाला, सामूहिक परेड एवं योग। तो ये इंडोर सह पाठ्यक्रम का एक भाग नहीं है। एक बच्चा जब अपनी पसंद का गाना गाता है या अपनी इच्छा अनुसार नृत्य करता है तो वह अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन करता है और नए तरीके से सोचता है। मतलब कि जैसे ये विद्यालय है, विद्यालय में कला कक्षा में चित्रांकन की कक्षा इंडोर गतिविधि है, जबकि गणतंत्र दिवस पर सामूहिक परेड विद्यालय के मैदान में आयोजित एक आउटडोर गतिविधि। इंडोर मतलब जो एक क्लास में जो आपने गतिविधि की, और आउटडोर जो एक पूरे स्कूल के सामने की। तो ऐसे आप समझ सकते हैं। तो इंडोर जैसा पाठ्यक्रम का भाग नहीं है सामूहिक परेड एवं योग, क्योंकि ये इंडोर में नहीं है, आउटडोर में होता है। किस गतिविधि से बच्चे का रचनात्मक विकास तीव्रता से होगा? मौन पाठन से, संगीत एवं नृत्य से, कार्यों की अधिकता से, पाठ्य वस्तु के केंद्रीकरण से। तो किस गतिविधि से बच्चे का रचनात्मक विकास तीव्रता से होगा? अब तीव्रता से जो यहाँ पर किस में होगा? संगीत और नृत्य। संगीत और नृत्य बच्चों को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने और नई चीजें आजमाने और अपनी कल्पना का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, और यह उनकी रचनात्मकता, समन्वय और आत्म अभिव्यक्ति के कौशल को बढ़ाते भी हैं। इसके बाद इनमें से सह पाठ्यक्रम गतिविधियों के अंतर्गत शामिल है निबंध लेखन, खेल प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम या ये सभी सह पाठ्यक्रम गतिविधियों के अंतर्गत शामिल है। अब कौन सा शामिल है इसमें? तो इसमें ये सभी आ जाएंगे। नेक्स्ट है, कौन सा एक सह पाठ्यक्रम गतिविधि के अंतर्गत नहीं आता है? तो सह पाठ्यक्रम गतिविधि के अंतर्गत नहीं आएगा। अब वो यहाँ पर इनमें कौन से वाला है? अब जो यहाँ पर जो अगर देखें ऑप्शन सी में जो दिए गए हैं, तो नहीं में पूछा गया था सह पाठ्यक्रम के अंतर्गत, तो ये लिपिक कार्य है। जैसे कि विद्यालय है, इसमें योग कक्षा छात्रों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक सह पाठ्यक्रम गतिविधि है, जबकि कार्यालय में फाइलों का प्रबंधन करना वो लिपिक कार्य है। जो मतलब एक तो कलर की कार्य हो गया वो वाला, और एक ही योग का काम हो गया वो अलग है और ये अलग है। लिपि का काम क्या है? कलर का काम ऑफिस में बैठकर जो भी फाइलें वगैरह उनका काम कंप्लीट करना, तो ये अलग अलग है। योग, व्यायाम, लोक नृत्य। लिपि का काम है एक कमरे में के अंदर, मतलब एक कार्यालय के अंदर फाइलों का प्रबंधन करना। इसके बाद आ जाता है इनमें से कौन सा सह पाठ्यक्रम व्यक्तित्व विकास के साथ साथ ज्ञान का निर्माण भी करता है। सह पाठ्यक्रम व्यक्तित्व विकास के साथ साथ ज्ञान का निर्माण भी करेगा। इसमें योग, व्यायाम, देशभक्ति गायन, बहस एवं वाद विवाद। तो कौन सा करता है इसमें? अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन जो है रहेगा डी वाला इसमें। तो पाठ्यक्रम व्यक्तित्व विकास के साथ साथ ज्ञान का निर्माण भी करेगा। तो बहस और जो वाद विवाद है ये वाला।
क्योंकि एक विद्यालय में आयोजित वाद विवाद प्रतियोगिता में छात्र किसी सामुदायिक मुद्दे पर अपने पक्ष और विपक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं, जिससे उनका ज्ञान भी बढ़ता है और व्यक्तित्व का विकास भी होता है। इसके बाद सौंदर्य का विकास एवं चरित्र का निर्माण कैसे होता है? औपचारिक शिक्षा से, अनौपचारिक शिक्षा से, सह पाठ्यक्रम से या पाठ्यक्रम से। तो सौंदर्य का विकास एवं चित्र का निर्माण ये कैसे होता है? अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन आएगा सी। तो सौंदर्य का विकास और चित्र का निर्माण किससे माना गया है? तो सह पाठ्यक्रम से ये माना गया है। नेक्स्ट है, सह पाठ्यक्रम गतिविधियां छात्रों के लिए क्यों आवश्यक है? सह पाठ्यक्रम गतिविधियां छात्रों के लिए क्यों आवश्यक है? शारीरिक विकास के लिए, मानसिक आत्मविश्वास या इन सभी के लिए। तो इसमें देखें तो यहाँ पर ये सारे आंसर सही है, तो सभी के लिए। इसके बाद है, इनमें से कौन से एक सह पाठ्यक्रम गतिविधियों की भूमिका में शामिल नहीं है? अब सह पाठ्यक्रम गतिविधि में एक शामिल नहीं है, और वो जो इनमें कौन से वाला है? आत्म मूल्यांकन का अवसर, कौशल विकास में भूमिका, अपनेपन की भावना विकसित होती है, भ्रमण को हतोत्साहित करता है। तो नहीं में पूछा गया था। अब नहीं में देख सकते हैं इसमें कौन सा कि भ्रमण को हतोत्साहित करेगा, तो ये वाला इसमें नहीं है, तो यही इसमें से आंसर हो जाएगा। क्योंकि एक ऐतिहासिक स्थल का भ्रमण छात्रों को इतिहास की अवधारणाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है और उन्हें नए अनुभव से परिचित कराएगा। तो घूमना से कुछ चीज़ ऐसी हैं जो आप अगर अपने आंखों से सामने देख लेते हैं तो आप उन्हें कभी नहीं भूलते हैं। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान के इतिहास में सबसे पहली पाठ्य पुस्तक ये लिखी थी विलियम जेम्स ने, R.S. वुडवर्थ ने, विलियम मैकडूगल ने या N.L. मंडी। तो यहाँ पर मनोविज्ञान के इतिहास में जो पहली पाठ्य पुस्तक थी लिखी गई थी, अब ये किन के द्वारा लिखी गई थी? और ये लिखने वाले थे विलियम जेम्स, जो ऑप्शन ए में दिए गए हैं। विलियम जेम्स जो इनके द्वारा 1890 में, कब? 1890 में इनकी पुस्तक थी द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। इसको मनोविज्ञान के इतिहास में सबसे पहली व्यापक और प्रभावशाली पुस्तक माना गया है। तो पुस्तक का नाम आप याद रखिएगा, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, 1890 में जैन के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जो पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, इसका अनुवाद संविधान की कौन सी अनुसूची में दिया गया था? 12वीं, 10वीं, 8वीं या फिर 6ठी अनुसूची में? तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का अनुवाद, और इसका अगर हम यहाँ पर संबंध देखें तो ऑप्शन आएगा सी वाला। तो कौन सी अनुसूची में थी ये 2005 वाली? 8वीं अनुसूची में। तो भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है भारत की आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है, और जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा है 2005 NCF 2005, तो इसका अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं में किया गया है ताकि यह देश की विभिन्न भाषिक समुदायों तक पहुँच सके। और ये जो NCF 2005 जो थी, इसका अनुवाद हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, बंगाली, मराठी सहित 8वीं अनुसूची में उल्लिखित 22 भाषाओं में उपलब्ध है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जो पाठ्यचर्या की रूपरेखा थी 2005 वाली, बालकों के मूल्यांकन के किस प्रकार के मूल्यांकन पर बल देती थी? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर, अधिगम एवं अभिप्रेरणा, अभिवृत्ति एवं रुचि, या कोई सा भी नहीं। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 बालकों के मूल्यांकन के लिए किस प्रकार के मूल्यांकन पर बल देती है? तो किस पर देगी बल ये? और ये देगी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर। नेक्स्ट है, भारत में जो पहली शिक्षा नीति थी ये किस वर्ष पारित की गई थी? 1982, 67, 80 या 1968 में? तो भारत में पहली जो शिक्षा नीति थी ये किस वर्ष पारित की गई थी? अब यह पारित हुई थी वर्ष 1968 में। भारत की जो पहली ये राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति है वर्ष 1968 में, उस समय जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, इनके शासनकाल में पारित की गई थी। और 1968 की शिक्षा नीति ने शिक्षा के 10 + 2 और 3
संरचना की नींव रखी थी और शिक्षा के महत्व पर जोर दिया था। नेक्स्ट आ जाता है कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में किस शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया गया था। के कस्तूरी रंगन जैन की अध्यक्षता में। तो जो शिक्षा नीति थी 1968, शिक्षा नीति 1986, शिक्षा नीति 2020 या फिर कोई सी भी नहीं। तो के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में किस नीति का मसौदा तैयार किया गया था, और ये था शिक्षा नीति 2020 वाली का। तो ये जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, इनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार किया था, और इस नीति का उद्देश्य था भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार लाना। तो ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसमें स्कूली शिक्षा का स्तर कौन सा वाला है, जैसे इसमें तो ये वाला था, अब 2020 वाले में कौन सा है, 5, 3, 3 और 4 वाला, 5, 3, 3, 4 के एक नए शैक्षणिक और पाठ्यचर्या ढांचे के आधार पर पुनर्गठित किए गए। जैसे 5 है, इसमें 5वीं स्टेज मतलब 3 वर्ष प्राइमरी के, 3 साल तो इसमें प्राइमरी के, उसके बाद 2 वर्ष की पहली कक्षा और 2 वर्ष की इसमें मतलब कक्षा 1 और 2, ये पहली और दूसरी कक्षा है। ऐसे 3 साल की प्री प्राइमरी और 2 साल की फिर ये पहली और दूसरी। और जो 3 है, 3 वर्ष वाली, इसमें है स्टेज की अगर हम बात करें तो कक्षा 3 से 5, कक्षा 3 से 5, तो ये थी 5 वाली, ये 3 वाली। और उसके बाद तीसरे की बात करें, ये वाली मिडल स्टेज, तो ये 6 से 8 की, और 4 वाली यह 9 से 12 की। तो 5, 3, 3, 4। जैसे पहले की +2 संरचना के विपरीत अब छात्र प्रारंभिक बचपन से लेकर उच्च माध्यमिक शिक्षा तक एक अधिक एकीकृत और चरण आधारित पाठ्यक्रम का अनुभव करेंगे। मतलब इसके स्थान पर ये वाली जो पहले थी, इसके स्थान पर ये आ गई है। नेक्स्ट है नई शिक्षा नीति जो है 2020 वाली। इसके तहत स्कूल पाठ्यक्रम का क्या आधार रखा गया है। अब स्कूल पाठ्यक्रम का आधार कौन सा है इसमें, तो जैसे कि अभी हमने बात ही की, ये वाला 5, 3, 3, 4 वाला। नेक्स्ट आ जाता है नई शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत खर्च किया जाना है, जो कि अभी 4.43% है। तो कितना है, 0.6%। तो इतना जो है यहाँ पर ये इसमें माना गया है। इसके बाद आ जाता है हमारे जो यहाँ पर आपके हिंदी ग्रामर जैसे के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है हिंदी भाषा का रूप है दक्षिणी हिंदी, संस्कृतनिष्ठ, ब्रज का मिश्रित रूप या फिर हिंदू उर्दू मिश्रित। तो हिंदुस्तानी भाषा का रूप है कौन सा है, तो यहाँ पर माना गया है हिंदू उर्दू के मिश्रण को, हिंदू उर्दू मिश्रित। नेक्स्ट इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है, कोरवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी या ये सभी। तो पश्चिमी हिंदी की बोली है। अब पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी वाली है, तो इसमें ये सभी आ जाएंगे। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं, खड़ी बोली या फिर कोरवी, हरियाणवी या बांगरू, ब्रज बुंदेली या और कन्नौजी। तो इसमें सभी ये माने गए हैं। नेक्स्ट है अपभ्रंश कितने स्वर मौजूद थे अपभ्रंश में, 6, 7, 8 या एक भी नहीं। अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे, तो स्वरों की बात करें तो यहाँ पर अपभ्रंश जो इसमें ऑप्शन सी वाला रहेगा, मतलब 8 जो यहाँ पर इसमें माने गए हैं।
तो अपभ्रंश की अगर हम बात करें तो ये वाले थे इसमें 8, जिसमें ई उ ए ओ ये सभी मूल स्वर थे। और आदिकालीन जो हिंदी है इसमें 2 नए स्वर ऐ और औ ये विकसित हुए थे, और इनका जो उच्चारण है ऐ और औ इनके जैसा था। तो यहाँ पर जो ये 8 वाली जो बात हुई है तो ये वाले थे, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा इनमें से कौन सी है? मागधी अपभ्रंश से संबंधित ब्रज, बंगला, अवधी या बांग। अब कौन सी है? तो ये ऑप्शन बी में जो दी गई है। तो मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा कौन सी थी? बंगला। मगधी या मगही भारत की भाषा है, और मगही शब्द का विकास मागधी से हुआ है। और ये मगही जो है ये बिहार, झारखंड इसके अधिकांश भागों में और पश्चिम बंगाल के मालदा के भागों की भाषा रही है। नेक्स्ट है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? पूर्वी हिंदी में भोजपुरी, अवधी, छत्तीसगढ़ी या बघेली। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? अब वो कौन सी वाली है? ये वाली भोजपुरी। तो भोजपुरी जाए ये मगही या फिर मगधी की बोली है, जबकि अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली ये पूर्वी हिंदी की है। नेक्स्ट है मुल्ला दाऊद कृत लोक कहा की भाषा इनमें से कौन सी है? ब्रज, अवधी, अपभ्रंश या राजस्थानी। तो मुल्ला दाऊद कृत लोक कहा, यह लोर कहा, तो इनकी कौन सी थी इसमें भाषा? और इनकी वाली जो भाषा थी इसका नाम था अवधी। ये मुल्ला दाऊद को प्रथम सूफी संत माना गया है, और इनकी प्रमुख रचना चंदायन और लोर कहा ठेठ अवधी भाषा में लिखी गई है। किसमें? अवधी भाषा में। नेक्स्ट है मीराबाई के पद राजस्थानी भाषा की किस बोली में लिखे गए हैं? मालवी, मेवाती, जयपुरी या फिर मेरवाड़ी। मीराबाई के पद राजस्थानी भाषा की किस बोली में लिखे गए हैं? और ये लिखे गए हैं मारवाड़ी में। मारवाड़ी मतलब राजस्थान की भाषा में। खड़ी बोली या कोरवी का उद्भव शौरसेनी अपभ्रंश के किस रूप में हुआ है? खड़ी बोली या कोरवी का उद्भव शौरसेनी अपभ्रंश के किस रूप में हुआ है? उत्तरी, दक्षिणी, मध्यवर्ती या किसी में भी नहीं। तो खड़ी बोली या कोरवी का उद्भव शौरसेनी अपभ्रंश के किस रूप में हुआ है? और किस में हुआ है? उत्तरी रूप में। खड़ी बोली को कोरवी के नाम से भी जाना जाता है, और इसका विकास शौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी के रूप में हुआ है। कृतिलता किस भाषा की रचना है? मगही, मैथिली, खड़ी बोली या अपभ्रंश की? कृतिलता। तो इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन आएगा सी वाला हमारा। तो कृतिलता किस भाषा की रचना है? अपभ्रंश की है। अब कृतिलता किन की रचना है? विद्यापति की। किन की है? विद्यापति की। विद्यापति यहाँ पर आई विद्यापति, तो इनकी है विद्यापति की। और अपभ्रंश की है, अपभ्रंश की रचना है। नेक्स्ट है अपभ्रंश का काल कौन सा है? 1500 से 500, 500 से 1000, 1000 से 1500 या 500 से 1000 1 ईस्वी पूर्व, मतलब 100 ईस्वी पूर्व। अपभ्रंश काल का काल कौन सा है? इसका जो काल है ये है 500 से 1000 ईस्वी का। नेक्स्ट है संस्कृत किस प्रकार की भाषा है? आग्नेय, सेमेटिक, आर्य या द्रविड़ की। तो संस्कृत किस प्रकार की है? और संस्कृत जो है इसको माना गया है आर्य परिवार की, जो हिंदी यूरोपीय भाषा परिवार की एक शाखा है। हिंदी, बांग्ला, मराठी, सिंधी, पंजाबी, नेपाली
इनसे उत्पन्न हुई है। तो संस्कृत जो है यहाँ पर ये हिंद आर्य भाषा है। निम्नलिखित बोलियों में से किस बोली का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से नहीं हुआ है? तो किस बोली का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से नहीं हुआ है? बघेली, बुंदेली, ब्रजभाषा या कन्नौजी? तो शौरसेनी अपभ्रंश से नहीं हुआ है वो कौन से वाली है? तो ये है बघेली, जो ऑप्शन ए में यहाँ पर दी गई है। अब शौरसेनी जो अपभ्रंश है इससे बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली ये वाली बोली आई है, जबकि बघेली जो है ये वाली बघेली ये आई थी पूर्वी हिंदी से। तो किससे आई थी ये? पूर्वी हिंदी से। नेक्स्ट है सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? सिंधी भाषा का विकास तो ये जो है यहाँ पर ब्रास्ट अपभ्रंश से, ब्रास्ट अपभ्रंश से, शौरसेनी, मागधी या पैशाची से सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो सिंधी भाषा का विकास जो है ब्रास्ट जो अपभ्रंश है ये वाली इससे माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, छत्तीसगढ़ किस हिंदी की बोली है? पश्चिमी, पहाड़ी, राजस्थानी या पूर्वी हिंदी? तो छत्तीसगढ़ी किस हिंदी की है? और छत्तीसगढ़ी जो अगर हम देखें तो ये मानी गई है ऑप्शन डी वाली, मतलब पूर्वी हिंदी की। नेक्स्ट है हड़ौती बोली है, अब ये पूर्वी राजस्थान की है, दक्षिण की, पश्चिम की या उत्तरी राजस्थान की? हड़ौती। तो हड़ौती जो है पूर्वी राजस्थान की है, जो ऑप्शन ए में यहाँ पर दिया गया है। और ये राजस्थान के जो कोटा है, बूंदी है, इनके आसपास में बोली जाती है। इसके बाद है पाली भाषा का अन्य नाम, अपभ्रंश, प्राकृत, मागधी या ब्रास्ट है। तो पाली भाषा का अन्य नाम क्या है? और इसका अन्य नाम है मागधी। और क्रम अगर हम देखें तो सबसे पहले संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश और अपभ्रंश जो है इसके बाद हिंदी। तो ऐसे क्रम है इनका, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। तो पाली भाषा का नाम क्या है? मागधी। तो इस प्रकार से संस्कृत से हिंदी तक का ये क्रम है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, उसके बाद हिंदी। मागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? मालवी, मगही, खड़ी बोली या फिर ब्रज? तो मागधी अपभ्रंश से विकसित बोली, और ये कौन सी है? तो मगही है, जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दी गई है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, लहंदा का विकास किससे हुआ था? राजस्थानी, पैशाची, गढ़वाली या मागधी से? तो लहंदा का विकास किससे हुआ है? और ये माना गया है पैशाची से। नेक्स्ट है, इनमें से पूर्वी भी कहते हैं मैथिली, ब्रज, भोजपुरी या बुंदेली को? अब पूर्वी किसे कहा गया है? और पूर्वी कहा गया है भोजपुरी को। पूर्विया कह देते हैं, जैसे पहले भाई आते थे उन्हें कह देते थे पूर्विया, मतलब पूर्व के हैं पूर्विया। नेक्स्ट है, किस रचना के बारे में प्रसिद्ध है कि इसे पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी? तो किस रचना के बारे में है ये? परीक्षा गुरु, चंद्रकांता, अद्भुतलास या गोदान के लिए? तो इसे सीखने के लिए हिंदी सीखी गई थी, वो कौन सा था? और ये था चंद्रकांता, देवकीनंदन खत्री इनके द्वारा लोकप्रिय उपन्यास है। और इसके बारे में कहा जाता है कि इसे पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी थी। और चंद्रकांता आता था, आपको याद भी होगा, जो पहले एक टीवी सीरियल आता था संडे को, चंद्रकांता करोड़ सिंह, तो वो इसी पर आधारित था। तो देवकीनंदन खत्री जैन के द्वारा रचित था। नेक्स्ट है, कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है?
मलयालम, तेलुगु, सौराष्ट्र या तमिल। तो कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है? अब नहीं है कौन सी? ये वाली सौराष्ट्र। मलयालम, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, ये जो भाषाएं हैं ये द्रविड़ परिवार की हैं, जबकि सौराष्ट्र द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है, क्योंकि ये गुजराती भाषा की है। किसकी है? गुजराती भाषा की। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की भाषा है? उड़िया, बांग्ला, असमिया या फिर कन्नड़। द्रविड़ परिवार की है, कौन सी वाली है इसमें द्रविड़ की? तो ये वाली है, कन्नड़। नेक्स्ट है, पंजाबी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से माना गया है? पैसाची, सौरसेनी, अर्धमागधी या फिर ब्राचड़ अपभ्रंश से। तो पंजाबी भाषा का उद्गम किस अपभ्रंश से हुआ है? अब इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन है ये वाला हमारा। तो पैसे पंजाबी, पैसे पैसाची, ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं, दोनों में पापा, पंजाबी पैसाची। नेक्स्ट आ जाते हैं, इनमें से किसे अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया है? अरिष्टनेमी, सरहपा, सवरपा या शंभु को। अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया है। अब किसे कहा गया था ये? और ये कहा गया था शंभु को। तो शंभु जो है इसको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया है। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था मारुतदेव, मारुतदेव। और माता का नाम था पद्मिनी, पद्मिनी। नेक्स्ट है, इनमें से खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि कौन है? तो खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि अमीर खुसरो, शंभु, सरहपा या भारतेंदु। खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि इसमें से कौन थे? तो ये थे अमीर खुसरो, खड़ी बोली के पहले कवि अमीर खुसरो। और पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते थे। नेक्स्ट है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य इनमें कौन सा है? भक्ति सागर, प्रिय प्रवास, सुख सागर या प्रेम सागर। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य की बात करें तो कौन सा था? प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास जो है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोग जी ने क्या देते हैं, इनके द्वारा रचित खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। रचनाएं कौन कौन सी इनकी? पदम प्रसून, चुभते चौपदे, रस कलश, ये वाले हैं। तो खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य जो यहाँ पर महाकाव्य जो है इसमें ये वाला था प्रिय प्रवास, और ये था अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोग का। इसके बाद इनमें से कौन सी भाषा भारोपीय परिवार की शाखा है? तो भारोपीय, भारत और यूरोप इनको मिलाकर था ये भारोपीय। तो भारोपीय भाषा परिवार की शाखा बुरुत्सकी, द्रविड़, अन्नमानी या फिर आर्मनी, कौन सी है? तो इसकी जो है यहाँ पर ये आर्मानी जो दी गई है ये वाली, तो इसी को माना गया है। और ये जो भाषा है मेसोपोटामिया और काकेशस पर्वत के मध्यवर्ती घाटियों और काले सागर के दक्षिण पूर्वी प्रदेश में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, निबट्टा इनमें से किसकी उपबोली है? अब ये किसकी है? निबट्टा, निबट्टा। अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली या कोल्ही। तो निबट्टा जो है ये बघेली की है, जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है, संत सिंगा की भाषा क्या थी? पंजाबी, अवधी, राजस्थानी या निमाड़ी। तो कौन सी थी संत सिंगा की भाषा? तो इनकी भाषा थी ये वाली निमाड़ी भाषा थी इनकी, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के निमाड़ के एक प्रसिद्ध संत थे। कहाँ के? ये जगह का नाम है निमाड़ के प्रसिद्ध संत थे, और उन्हें पशु रक्षक देव के रूप में पूजा जाता है। तो निमाड़ के निमाड़ी, तो संत सिंगा का संबंध है निमाड़ी से। अगला क्वेश्चन आ जाता है, पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण कौन है? पतंजलि, कात्यायन,
पाणिनि, हेमचंद्र। पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरणिक, और ये माना गया है कच्चायन को। ये कच्चायन है, कात्यायन अलग है, ये कच्चायन है। ये भगवान बुद्ध के 10 शिष्यों में से एक परम रिद्धिमान शिष्य थे। तो नाम आप याद रखिएगा, कच्चायन था इनका नाम। पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरणिक थे कच्चायन। तो इन भाषाओं को इसमें शामिल किया गया था। यह सोचिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें जो 22 भाषाएं थी, असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो इस प्रकार से जो ये 8वीं सूची में 22 जो भाषाएं जो इनको शामिल किया गया था। इसके बाद आ जाते हैं हमारे जो आपके इंग्लिश ग्रामर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और मॉडल से हमारे क्वेश्चन यहाँ पर ये रहने वाले हैं। तो यहाँ पर विल भी आ सकता है और शैल भी आ सकता है। आई के साथ शैल भी आता है, क्योंकि मैं अंग्रेजी कविता पर वह किताब खरीदूंगा। मतलब ये भविष्य की इच्छा या फिर दृढ़ जो संकल्प है उसको दिखा रहा है। तो आई विल भी आ सकता है, शैल भी आ सकता है। इसके बाद है वी नॉट गो टुमारो, हम कल नहीं जाएंगे। तो इसमें क्या है, भविष्य की नकारात्मक इच्छा या निर्णय जो उसको दिखाया गया है, नॉट गो टुमारो। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर वी विल और शैल दोनों आ सकते हैं। वी विल या फिर शैल नॉट गो टुमारो। नेक्स्ट देखें तो डैश यू लिफ्ट दिस बुक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डैश यू लिफ्ट दिस बुक, क्या आप यह किताब उठा सकते हैं? तो मतलब उसकी जो क्षमता उसके बारे में क्वेश्चन किया गया है कि क्या आप मतलब इसको उठा सकते हैं, भारी तो नहीं है, या भारी है, क्या आप इसको उठा सकते हैं? तो कैन यू लिफ्ट दिस बुक्स, क्या जाएगा, कैन यू लिफ्ट दिस बुक। तो ऐसे हो जाएगा ये। नेक्स्ट है आई स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वाज यंग। तो जब मैं जवान था तब मैं नदी को तैर कर पार कर सकता था। मतलब जो यहाँ पर अतीत की जो क्षमता है उसको दिखाया गया है। तो आई स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वाज यंग। तो क्या आ सकता है यहाँ पर, कुड कर सकता था। तो कुड, आई कुड स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वाज यंग। नेक्स्ट है यू हैव ए हॉलीडे टुमारो, कल आपकी छुट्टी होगी। तो ये भी भविष्य की जो घटना उसको दिखा रहा है। तो क्या आएगा, यू विल हैव, यू विल हैव ए हॉलीडे टुमारो। नेक्स्ट अगर देखें तो आई गो टू सी द मैच, मैं मैच देखने जाऊंगा। तो ये भी भविष्य की इच्छा या फिर इरादा जो उसको दिखा रहा है। तो यहाँ पर भी आई के साथ शैल का प्रयोग हम कर सकते हैं और विल भी आ सकता है। आई शैल या फिर विल गो टू सी दी मैच। नेक्स्ट है इट रेन इन अनदर हावर और टू, इट रेन इन अनदर हावर और टू। मतलब 1 या 2 घंटे में बारिश हो सकती है। तो यहाँ पर क्या है, ये संभावना को दिखा रहा है। तो क्या आ जाएगा, इट में, यहाँ पर मे भी आ सकता है और माइट, इसका प्रयोग भी हम कर सकते हैं। मे या माइट रेन इन अनदर हावर और टू, मतलब 1 या 2 घंटे में बारिश हो सकती है, क्योंकि ये संभावना जो उसको दिखा रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो वी गो टू देयर टुमारो, हम कल वहाँ जाएंगे। ये सुझाव या फिर प्रस्ताव जो उसको बताता है, सुझाव या फिर प्रस्ताव को। तो शैल वी गो देयर टुमारो, क्या जाएगा, शैल, शैल वी गो देयर टुमारो। नेक्स्ट देखें तो द लेटर लीव बाय टुडेज मेल, पत्र को आज की डाक से जाना चाहिए।
द लेटर लीव बाय टुडेज मेल। पत्र को आज की मेल से जाना चाहिए या फिर पत्र को आज की डाक से जाना चाहिए। तो ये भी जो अपेक्षा या फिर संभावना जो उसको दिखा रहा है। तो द लेटर शुड लीव, तो शुड लीव बाय टुडेज मेल। नेक्स्ट है वंस एवरी वीक ही डैश गो फॉर ए स्विम इन दी सी। वंस एवरी वीक ही डैश गो फॉर ए स्विम इन दी सी। तो सप्ताह में एक बार वह समुद्र में तैरने जरूर जाता है। वंस एवरी वीक ही गो फॉर स्विम इन दी सी। सप्ताह में एक बार वह समुद्र में तैरने जरूर जाता है। तो यहाँ पर जो अगर हम देखें तो कौन सा आ सकता है? अब इसमें वंस एवरी वीक ही डज गो फॉर अ स्विम इन दी सी। तो डज जो यहाँ पर क्रिया पर जोर देने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। वंस एवरी वीक ही डज गो फॉर अ स्विम इन दी सी। नेक्स्ट है सी सिंग ए सॉन्ग। सी सिंग ए सॉन्ग, वह गाना गा सकती है। तो ये भी क्षमता को दिखाता है। सी कैन सिंग ए सॉन्ग। यू टेक रेगुलर एक्सरसाइज, आपको नियमित जो व्यायाम है वो करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, वो चीज़ सलाह या फिर सिफारिश या उसको दिखा रहा है। वी टेक रेगुलर एक्सरसाइज, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? यू शुड। तो यहाँ पर हम शुड जो है उसका प्रयोग भी कर सकते हैं और इसके साथ ही आउट टू, OUGHT, आउट टू, इसका प्रयोग भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। यू शुड या फिर आउट टू टेक रेगुलर एक्सरसाइज। नेक्स्ट है यू लिव लॉन्ग। तो क्या आता है? मे यू लिव लॉन्ग, आप जो है आपकी उम्र लंबी हो। मे यू लिव लॉन्ग मतलब क्या है? यहाँ पर इच्छा या फिर आशीर्वाद को दिखा रहा है। आई वर्क हार्ड लेस्ट आई फेल। तो लेस्ट आ गया तो आसान भी है और हमेशा प्रयोग भी आता है। आई वर्क हार्ड लेस्ट आई शुड फेल। मैंने कड़ी मेहनत की ताकि मैं फेल ना हो जाऊं। तो लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग होता है और यहाँ पर जाइए लेस्ट के बाद शुड का प्रयोग नकारात्मक उद्देश्य को बताने के लिए हुआ है। He dash be given a reward for his ability। तो उसे उसकी क्षमता के लिए नाम दिया जाएगा। He be given a reward for his ability। यहाँ पर भी जो है भविष्य की संभावना या फिर भविष्यवाणी जो उसको दिखाया गया है। तो he will be given a reward for his ability। उसे उसकी क्षमता के लिए नाम दिया जाएगा। नेक्स्ट है कैन डैश आई कैरी योर बैग। क्या मैं आपका बैग ले जाऊं? आई कैरी योर बैग क्वेश्चन भी है यहाँ पर। तो ये क्या प्रस्ताव को दिखा रहा है? प्रस्ताव भी कह सकते हैं या फिर मदद कह सकते हैं आप। तो क्या आ जाएगा? तो इसमें देखें तो सेल आई कैरी योर बैग। नेक्स्ट है आई डैश गो देयर इन स्पाइट ऑफ ऑल डिफिकल्टीज। मैं सभी कठिनाइयों के बावजूद वहाँ जाऊँगा। तो ये क्या है? दृढ़ जो संकल्प है उसको दिखा रहा है। तो क्या आ जाएगा? आई विल गो देयर इन स्पाइट ऑफ ऑल डिफिकल्टीज। मैं सभी कठिनाइयों के बावजूद वहाँ जाऊँगा। आई विल गो देयर। इसके बाद आ जाता है ही डैश स्पीक फ्रेंच। वह फ्रेंच बोल सकता है। तो ये भी उसकी क्षमता को दिखा रहा है। तो क्या आ जाएगा? ही कैन स्पीक फ्रेंच। वह फ्रेंच बोल सकता है। तो ये उसकी क्षमता को दिखा रहा है। तो यही जो हमारी की क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।